Hello everyone, myself Prashant Guru. Today this lecture will start with the topic determinant. This is the second lecture of determinant. In the first lecture, we have studied what is the symbol of determinant, how to find the value of the determinant. In the next part, we have studied what is the cofactor and what is the minor in terms of element of a determinant. Next, we have studied how to find the value of determinant by the help of cofactor and minors. In this topic, we will start with the topic, the transformation. Actually, first we will study what is the symbol of transformation. First one is the interchange of ith row and jth row is denoted by. जैसे अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, अगर डिटरमिनेंट दिया गया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, चेंज इंटरचेंज आर आई इज चेंजेज टू आर जे। मीन्स अगर हमने बोला कि ये R1 को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, R2 में, और R2 के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, R1, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे अगर लिखना हुआ सिंबल को तो हम लिखते हैं R1, यहाँ डबल एरो R2, तो R1 इज रिप्लेस बाई R2 एंड R2 इज रिप्लेस बाई R1, दिस इज द इंटरचेंज। अब होता क्या है एक्चुअल में, जैसे ही हमने लिखा है R1 को हम इंप्लाई कर रहे हैं इससे, तो ये जो R1 का एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, R2 में, और R2 का एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, R1 में। तो A1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, B1 यहाँ, C1 यहाँ, ठीक। अब जो R2 में एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, R1 में, तो A2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, यहाँ कितना हो जाएगा B2, यहाँ कितना होगा C2। हमने इंटरचेंज किया सिर्फ R1 और R2 को, तो बाकी का जो थर्ड टर्म है दैट इज थर्ड रो वो एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा आपका A3, ये कितना है आपका B3, ये कितना रहा C3, तो ये होगा आपका इंटरचेंज। तो जब भी हमने लिखा R1 इज इंटरचेंज टू R2, R1 और R2 को रिप्लेस कर देंगे आपस में, बाकी जो टर्म है एज इट इज रख देंगे। इन द सेम वे अगर हमें कोई कॉलम 1 को कॉलम 2 में ट्रांसफर करना है, या किसी भी कॉलम को, फर्स्ट या थर्ड को, किसी भी ith कॉलम को jth कॉलम से इंटरचेंज करना है, उस केस में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका डिटरमिनेंट दिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब क्या करना है, किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से रिप्लेस करना है, इंटरचेंज करना है। अगर इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे किसी ith कॉलम को चेंज करना है jth कॉलम में, तो मैं बोल रहा हूँ कि रिप्लेस कॉलम 1 इंटरचेंज विथ कॉलम 3। अगर कॉलम 3 में चेंज किया तो ये जो आपका डेल्टा था वो डेल्टा हो गया जाएगा डेल्टा डैश में कोई और डेल्टा लेता हूँ, तो इस केस में हो गया जाएगा जो कॉलम 1 है वो कहाँ चला जाएगा, कॉलम 3 में, जो कॉलम 3 वो कहाँ चला जाएगा, कॉलम 1 में। तो कॉलम 3 उठ गया जाएगा कॉलम 1 में, तो ये आ गया आपका कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, सॉरी C1 C2 C3, और जो A1 A2 A3 वह कहाँ चला जाएगा लास्ट में, तो ये आपका A1 A2 A3। अब बाकी जो आपका B1 B2 B3 ये जैसा था एज इट इज वैसे ही रह जाएगा। तो ये हुआ आपका ट्रांसफॉर्मेशन, क्या एक कॉलम को दूसरे कॉलम में इंटरचेंज करना है। थर्ड, अगर किसी रो को, मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने क्या किया, एक रो को दूसरे रो में ट्रांसफॉर्म किया, या फिर एक कॉलम को दूसरे फॉर्म में इंटरचेंज किया, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर किसी आयत रो के एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, उसी आयत रो के एलिमेंट तो ऐसे ही रहेगा, बट किसी और रो के एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन करके उसको ऐड कर रहे हैं, समझते हैं। जैसे अगर आपका एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, हम क्या कर रहे हैं, किसी आर आई कुछ ले लेते हैं, जैसे हमने R1 लिखा, तो R1 को हम कर क्या रहे हैं, R1 एज इट इज R1 तो रहेगा ही, लेकिन इसमें के साथ कुछ m मल्टीप्लीकेशन होगा, किसके साथ, R3 के साथ। हमने R3 के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, तो जैसे ही R3 के साथ मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आपका डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, R1 चेंज हो रहा है, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं इससे। अगर R1 को इससे रिप्लेस करें तो R1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा m R3। तो R1 क्या है ये, R3 क्या है ये, तो हम क्या करेंगे, A1 का एडिशन करेंगे किससे, A3 से, किससे मल्टीप्लाई करने के बाद m के साथ, तो आपका A1 प्लस m टाइम्स A3। इसी तरह यहां B1 का क्या होगा एडिशन, B1 प्लस m टाइम्स B3, ठीक है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन में आपका यहां कितना हो जाएगा, C1 प्लस m टाइम्स C3, C1 प्लस m टाइम्स C3 यहाँ हो गया। बाकी जो टर्म एज इट इज है उसको एज इट रख लेंगे, A2 B2 C2 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ये आपका एज इट इज है। बस ट्रांसफॉर्मेशन किस में करना है उसका ध्यान देना है कि हमें R1 में चेंजिंग करनी है, कि R1 हमारा R1 प्लस m R2 चाहिए, m R3 चाहिए, तो बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर इसी तरह हमने सिर्फ एक रो को किया, अगर हो सकता है कि हम क्या बोल रहे हैं कि हम दो रो को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दो रो के भी हेल्प से फर्स्ट वाले को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने कोई RI है उसको ट्रांसफॉर्म किया NRI प्लस MRJ, समझते हैं कैसे। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका एक ट्रांसफॉर्म डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है, अब हम क्या कर रहे हैं, किसी RI को चेंज करें, RI में किसी को ले दे, जैसे हमने R2 को ले लिया, तो हम R2 को चेंज कैसे करें, R2 इज चेंज बाई कितना
किसी आई में ले सकते हैं, कोई भी, ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आई है, तो हमने क्या बोला, इनको चेंज किया कुछ R2, लेकिन मल्टीप्लाई किससे किया, m से, n से, प्लस m टाइम्स r। अब यहाँ j के प्लेस पे कुछ भी रख लेते हैं, 1 फर्स्ट रो रख लेंगे, सेकंड रो रख लेंगे, थर्ड रो रख लेंगे। सेकंड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो थर्ड रो यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने थर्ड यूज किया, तो थर्ड यूज किया तो हमारा डेल्टा डेस हो क्या जाएगा, ये रो 1 में हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि रो 1 के लिए हमें कुछ नहीं दिया गया, तो रो 1 एज इट इज आपका रहा A1 B1 C1, ये आपका एज इट इज रहा। सेकंड में आपका कितना है, रो 2 को चेंज करना है। अगर रो 2 को चेंज करना है तो सबसे पहले n से मल्टीप्लिकेशन किसको करना है, R2 को। तो n से मल्टीप्लिकेशन करेंगे R2, तो इसमें क्या होगा, n A2, बीच में क्या करना है प्लस, m के साथ मल्टीप्लिकेशन किसको करना है, R3 को। तो m के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है R3 को, तो क्या होगा MA3, यह आ गया आपका MA3। सेम प्रोसीजर यहां भी करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे पहले किसको, B2 को, प्लस m से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, B3 को, ये हो गया। इसी तरह C2 यहाँ पे है तो n से मल्टीप्लिकेशन करेंगे C2 को, प्लस m से मल्टीप्लिकेशन करेंगे C3 को। तो जैसा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिया गया करने के लिए वही ट्रांसफॉर्मेशन बस यूज करेंगे। बाकी बच्चा कितना, A3 B3 C3, हमें R3 में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो R3 एज इट इज आपका रहा A3 B3 C3, ये हुआ आपका ट्रांसफॉर्मेशन। एक रो आपका n टाइम्स दूसरे रो या फिर सेम रो प्लस m टाइम्स दूसरा रो, तो यहाँ पे आपका ये आ गया R2। ये यहाँ पे अगर चाहेंगे तो R1 को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं m टाइम्स R2 प्लस n टाइम्स R3, ठीक है। तो ऐसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सॉरी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। अब ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में सबसे पहला डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज है हमारे पास कि अगर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज व्हेन रोज एंड, जैसे अगर कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, जैसे ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, हमने क्या किया, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक डिटरमिनेंट है। हम क्या कर रहे हैं कि इनके रो के जो एलिमेंट है उनको हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया कॉलम के एलिमेंट से। मींस हुआ क्या, ये A1 B1 C1 था, इसको हमने यहाँ से उठा के कॉलम डाल दिया। जैसे समझते हैं, हमने A1 B1 C1 को लिया, जो रो में था उसको रख लिया हमने किसमें, A1 B1 C1 कॉलम में। अब यहाँ A2 B2 C2 था, A2 B2 C को हमने किसमें रख लिया, कॉलम में A2 B2 C2। अब A3 B3 C3 हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रो का एलिमेंट था, इसको हमने लिया और रिप्लेस कर दिया किसमें, कॉलम में। अब बोला जा रहा है कि हमारा जो ये पोर्शन है, दोनों डिटरमिनेंट जो है डेल्टा और डेल्टा रेस, ये दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब ये कि अगर रो के एलिमेंट को उठा के अगर कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैं यहाँ A1 B1 और C1 इसके अलोंग मैं डिटरमिनेंट को ओपन करता हूँ। तो अगर इसके अलोंग करेंगे तो सबसे पहले कितना आएगा आपका A1 आ गया। A1 के साथ मेरे पास क्या आएगा, B2 C2 B2 C2 B3 C3, बीच में माइनस का A2, ठीक, ये आ गया A2। अब ये A2 आ गया तो हमारे पास यहाँ पे आपका कितना आएगा, A2 सॉरी, यहाँ पे कितना B1 है, दिस इज B1। अब B1 के लिए कितना आएगा, B1 के लिए ये रोज गायब और ये कॉलम गायब। अगर ये कॉलम बचा कितना, A2 C2, उसके बाद A3 C3, ये आपका आया A3 C3, ठीक है। अब प्लस के साथ कितना करेंगे, अब B1 की बात हो गई, अब किस पे जाएंगे, C1 के पास। तो C1 के पास गए तो ये रो गायब, ये कॉलम गायब, तो इधर कितना बचा, प्लस का C1। इधर कितना बचेगा, A2 B2 A3 B3, इधर बचा आपका A2 B2 A3 B3, ये आ गया हमारे पास कितना, डेल्टा। अब बात करते हैं डेल्टा डैश की। डेल्टा डैश अगर देखा जाए तो डेल्टा डैश को हम किस में ओपन कर रहे हैं, हम एज इट इज जो एलिमेंट से यहाँ ओपन किया वैसे ही ओपन करेंगे। तो यहाँ A1 B1 C1 मेरे पास किसमें था, रो में, तो A1 B1 C1 लिख लिया। लेकिन यहाँ A1 B1 C1 था किसमें, कॉलम में। तो हम इनको अब एक कॉलम के लॉन्ग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं ताकि ये सेम दिख सके। अब सबसे पहले हम यहाँ यूज करें कितना, A1, इधर कितना यूज होगा आपका B1 और इधर कितना यूज होगा C1, ठीक। इसके साथ आपका कुछ टर्म्स आएंगे, उसको रख लिया। अब बात करते हैं साइन की। साइन रखेंगे A1 किस पोजीशन पे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2 क्या है, इवन, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव हुआ तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या होगा आपका पॉजिटिव। अब A1 की बात करेंगे तो A1 के लिए रो और ये कॉलम गायब, तो बचा क्या, B2 B3 C2 C3, इधर आया आपका B2 B3 C2 C3, ठीक। यहां पे अगर देखेंगे हमने किसको लिया, अब B1 को, तो B1 के लिए मेरे पास क्या आएगा, ये गायब, ये गायब, तो बचा A2 A3
A2 A3 और C2 C3 ठीक। अब यहां बचा कितना मेरे पास C1 के लिए देखेंगे तो ये दोनों गायब, तो बचा क्या A2 A3 उसके बाद B2 B3 ये दोनों आ गए। हमें दिखाना है ये दोनों बराबर है। अब समझते हैं यहाँ A1 आ गया, B1 आ गया, C1 आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस, जो साइन था रख लिया। अब इसकी वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू B2C3, तो यहाँ भी आपका B2C3 और यहाँ कितना है C3B2, तो यहाँ भी कितना है C3B2। तो अब इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी है, इस वाले पोर्शन की वैल्यू मेरे पास B2C3 माइनस C2B3। तो इसी तरह ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास B2C3 माइनस B3C2 तो ये दोनों B2 में C3 मल्टीप्लीकेशन और B3 के साथ C2 मल्टीप्लीकेशन, तो ये वाला पोर्शन जो यहाँ था वही पोर्शन यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसी तरह A2 का मल्टीप्लीकेशन किससे करना है C3 से, यहाँ भी A2 का मल्टीप्लीकेशन करना है C3 से, माइनस दोनों साइड माइनस रहेगा। यहाँ कितना आएगा C2A3, यहाँ भी कितना आएगा C2A3। सिमिलरली यहाँ कितना आएगा A2B3, तो यहाँ भी कितना है A2B3, माइनस रखेंगे, माइनस के बाद क्या आएगा यहाँ पे B2A3, तो यहाँ भी कितना है B2A3। तो ये वाला पोर्शन भी आपका क्या होगा इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा और डेल्टा डैश बराबर हो गया। मींस अगर रो के एलिमेंट को उठा के कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दे तो भी हमारे डिटरमिनेंट में चेंजिंग नहीं आएगी। ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज में। सेकंड प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट इन चेंज। बात यह कि अगर हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है A1 B1 C1, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी दो रो और कॉलम को अगर हमने रिप्लेस कर दिया, जैसे हमने इस रो को रिप्लेस कर दिया किससे, इससे, मींस इंटरचेंज कर दिया। अगर इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ निगेटिव साइन हो जाएगा। चाहे हम दो रो को एक साथ चेंज कर लें या फिर दो कॉलम को एक साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए कि अगर इनको हमने चेंज किया तो हमारे पास क्या है A1 B1 C1, इसको हमने क्या किया, रो1 को उठाया, कहाँ ट्रांसफर कर दिया, हमने रो1 को रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया किसमें, रो3 में। तो रो1 का एलिमेंट कहाँ चला गया, रो3 में, और तो A1 B1 C1 इधर चला गया, A3 B3 C3 ऊपर चला गया। हमें दिखाना है कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। अगर दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो इसको ओपन कर लेते हैं। A1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, B2C3 माइनस C2B3 ये आ गया। अब ये आ गया आपका डेल्टा की बात करें। इसके बाद आपका आएगा माइनस में कितना आएगा B1। अब B1 के साथ मेरे पास क्या आएगा, B1 के साथ ये गायब, बचा क्या A2C3, तो इधर आएगा A2C3 माइनस C2A3। इसके बाद क्या आएगा, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका A1 हो गया, B1 हो गया, अब कितना आएगा C1 के अलोंग रो और कॉलम गायब हो गया, तो बचा है कितना मेरे पास A2B3, तो ये आ गया आपका A2B3 माइनस B2A3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आएगा आपका प्लस C1। ठीक, ये आ गया डेल्टा। अब डेल्टा डैश की बात करते हैं, तो जिसके अलोंग यहाँ ओपन हुआ ना, हम भी वहां इसी के अलोंग ओपन करते हैं। यहाँ A1 B1 C1 कहाँ है, यहाँ पे A1 B1 C1 यहाँ है, इसके अलोंग हम ओपन कर लेते हैं। अगर इसके अलोंग ओपन किया तो यहाँ पे कितना आएगा, A1 कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 + 1 कितना हुआ 4। तो किससे शुरू होगा, पॉजिटिव से। तो पहले क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक, कर लेते हैं। तो A1 के साथ कितना है, पॉजिटिव, तो A1 बचा क्या है, A1 में ये दोनों गायब, तो बचा कितना B2C3 माइनस C3B2। ठीक है, प्लस आ गया, अब क्या आएगा माइनस। जब माइनस आया तो यहाँ पे कितना आएगा B1। अब B1 यहाँ आया तो B1 के अलोंग में ये दोनों गायब, तो इधर आया B1 के साथ क्या आएगा मेरे पास A3C2 इधर B1 के साथ क्या आया था, ये दोनों गायब, A2C3 माइनस C2A3
C2A3, ठीक। अब यहाँ B1 के साथ क्या आएगा, B1 के साथ मेरे पास आएगा A3C2, तो ये आ गया आपका A3C2 माइनस कितना आएगा A3C2, ये आया, फिर उसके बाद C3A2, C3A2, इसके बाद प्लस में क्या आएगा मेरे पास C1, क्योंकि A1 B1 C1 हम किसके अलोंग कर रहे हैं, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरे पास C1 के लिए ये रो गायब, ये कॉलम गायब और ये रो गायब, बचा कितना A3B2 माइनस A3B2 गायब हो गया, बचा कितना B3A2, तो ये आपका आ गया B3A2। अब देखा जाए ध्यान से, डेल्टा और डेल्टा डैश क्या है, दोनों बराबर है। देखो यहाँ पे A1 है, यहाँ भी A1 है, A1 के साथ यहाँ है B2C3 माइनस C2B3, सॉरी यहाँ कुछ A1 के साथ मेरे पास आएगा B3C2, हाँ ठीक है, सॉरी ठीक है, सही है, इसमें कुछ चेंज करना है बस, क्या है, हाँ हमें बराबर नहीं, डेल्टा डैश क्या आएगा, माइनस का डेल्टा आएगा। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे डेल्टा डैश हम क्या करें, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इसको यहाँ चेंज कर लेते हैं। यहाँ कितना है B2C3, तो यहाँ B2C3 यहाँ भी है, लेकिन इधर कितना है C2B3, नहीं B2C3 कहाँ है, यहाँ पे, तो B2C3 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो यह आपका दिखेगा, माइनस पूरी के साथ कॉमन करेंगे तो इधर दिखेगा आपका A1 के साथ इधर दिखेगा आपका C3B2 माइनस B2C3 जो यहाँ पे है। उसके बाद ये माइनस एज इट इज, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस का B1 यहाँ इतना आया। अब ये कितना है, A3C2 है, यहाँ कितना है A3C2 इधर है और C3A2 इधर है, C3A2 इधर है, यहाँ से माइनस बाहर करेंगे तो माइनस बाहर आ गया तो ये चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा C3A2 माइनस A3C2 प्लस C1। अब C1 के साथ ये जो एलिमेंट है ये भी बाहर आ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आपका फॉर्मेशन बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आया आपका डेल्टा डैश जो है वो किसके बराबर आ गया, डेल्टा के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से प्रूफ था, ठीक है। C1 के साथ मेरे पास लिख लेते हैं, यहाँ पे C1 के साथ कितना आएगा B3A2 माइनस A3B2, ठीक है। तो A2 के साथ B3 था, A2 के साथ B3 आया और B2 के साथ A3 था तो B2 के साथ A3 आ गया, तो यहाँ से कितना होगा माइनस बाहर आ गया, तो आपका डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा, तो डेल्टा डैश किसके बराबर होगा, डेल्टा के बराबर होगा। तो ये आपका इसमें प्रूफ था। थर्ड प्रूफ में चलते हैं। थर्ड प्रूफ क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, अगर कोई दो रो और दो कॉलम अगर है सेम तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे समझते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट ये है, अब यहाँ पे A1 B1 C1 यहाँ भी है, A1 B1 C1 यहाँ भी है, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। और समझते हैं कैसे, जैसे अगर आपका डेल्टा दिया हुआ है, अभी हमने पढ़ा है कि बस अगर कोई भी दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो या दो कॉलम हो या दो रो हो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, R1 इज इंटरचेंज विथ R3। ये R1 किससे इंटरचेंज हो गया, R3 से। अगर R3 से इंटरचेंज हो गया तो डेल्टा अब क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन के साथ, ये कितना हो जाएगा, ये A1 B1 C1 ये जो यहाँ था वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो इधर आ गया आपका A1 B1 C1, नीचे बीच में आपका A2 था, B2 था, C2 एज इट इज। फिर अब ये जो पोर्शन था वो कहाँ चला गया, नीचे आ गया, तो ये आ गया आपका A1 B1 एंड C1। हुआ क्या कि जैसा डेल्टा पहले दिख रहा था डेल्टा अभी भी वैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। अब डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा का मतलब कितना होता है, डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस था इधर तो इधर प्लस हो जाएगा, बचा कितना इधर 2 डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। अगर 2 डेल्टा जीरो है इसका मतलब डेल्टा कितना हो गया, जीरो। तो अगर कोई भी किसी भी दो रो के एलिमेंट आइडेंटिकल हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, चाहे वो दो रो की बात कर ले या दो कॉलम की बात कर ले। नेक्स्ट समझते हैं कि हमारे पास अगर कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपका, जैसे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो थ्योरम ये प्रॉपर्टीज है इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी के पास एक फैक्टर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि A1 B1 C1 के पास कुछ फैक्टर है जो सब में कॉमन है, दैट इज K।
के अगर a1 को डिवाइड कर रहा है, के b1 को भी डिवाइड कर रहा है, के c1 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा के m1 के m2 के m3, मतलब k के साथ कुछ m1 मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 आ रहा है, k के साथ m2 मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 आ रहा है, k के साथ m3 मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 आ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का डिटरमिनेंट दिया हुआ तो अगर k किसी भी रो और किसी भी कॉलम में k मल्टीप्लाइड है तो k क्या आ जाएगा, इस डिटरमिनेंट के बाद बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो k डेल्टा हो जाएगा आपका k टाइम्स हो क्या जाएगा, k बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे आपका m1 m2 m3 a1 a2 a3 b1 b2 सॉरी यहाँ पे आपका है a2 b2 c2 b2 c2 a3 b3 c3। तो k क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बाकी जो बच गया पोर्शन एच रख लेंगे। या फिर दूसरे टर्म्स में ये बोल सकते हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट है, यहाँ पे कोई डिटरमिनेंट है, अगर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिटरमिनेंट में, तो होगा क्या, k इधर ही मल्टीप्लाई होगा, किसी भी रो और किसी भी कॉलम में k से मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर यहाँ k है तो क्या k यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी के साथ कुछ और मैंने मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए कि हमने कुछ मल्टीप्लाई किया a नहीं, यहाँ पे a ऑलरेडी हम कुछ मल्टीप्लाई करें, जैसे p से मल्टीप्लाई किया, तो p से मल्टीप्लाई किया, ये जो p है ना, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो अगर हमने बोला कि किसी भी रो और किसी मल्टीप्लिकेशन के साथ कर रहे हैं तो p मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे हमने p मल्टीप्लाई किया किसी भी कर सकते, जैसे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना जाएगा, p m1 p के पहले से था p के m2, यहाँ कितना आएगा p m3। तो ये प्रॉपर्टीज यही है कि अगर कोई फैक्टर है तो फैक्टर को बाहर ले जाते हैं, या फिर अगर किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो टर्म किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी रो और किसी भी कॉलम में, तो यहाँ से आप किसी भी डिटरमिनेंट में किसी k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो k है ना, किसी रो और या फिर किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और समझते हैं इसके प्रूफ के बारे में। जैसे इसके प्रूफ के बारे में समझते हैं, तो हमें क्या दिखाना है कि k बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा तो हम बोल रहे हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट वाले के लॉन्ग मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो k m1 के साथ मेरे पास क्या आएगा, ये रो ये कॉलम गया, बचा कितना, b2 c2 b3 c3, तो ये आ गया आपका b2 c2 b3 c3। इसके बाद सेकेंड में मेरे पास कितना है, km2, तो जब km2 आएगा तो ये गायब, तो बचा कितना यहाँ पे km2। अब यहाँ प्लस साइन यूज होगा तो यहाँ कितना साइन यूज होगा, यहाँ माइनस साइन यूज होगा। अब km2 के साथ मेरे पास क्या आएगा, km2 के साथ आ जाएगा आपका a2 c3 इधर कितना आएगा c2 a3। इसके बाद आपका कितना आएगा km3 के साथ ये रो गायब और ये कॉलम गायब, तो बचा कितना मेरे पास a2 b2 इधर आएगा आपका a3 b3। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, k बाहर कर लेते हैं पूरे के साथ। अगर पूरे के साथ बाहर कर लेते तो इधर कितना आएगा आपका m1, इधर आएगा आपका b2 c2 b3 c3। इसके बाद इधर माइनस का m2 करेंगे तो इधर कितना रहेगा a2 c2 a3 c3। इसके बाद यहाँ कितना आएगा प्लस का m3, इधर आएगा आपका a2 b2 a3 b3। ठीक, अब अगर इसको लिखा जाए तो डेल्टा इज इक्वल टू, हुआ क्या, k को तो मैंने बाहर कर लिया, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है यहाँ से एक्चुअल में ये k बाहर हो गया, ये k बाहर हो गया, ये k बाहर हो गया, तो बचा हमारे पास m1 m2 m3। तो m1 m2 m3 बचेगा तो होगा क्या, यहाँ पे k बाहर कर लिए, इसके बाद ये m1 यहाँ रख लिया, m2 यहाँ रख लिया, मैं मिटा देता हूँ उनको, इस लाइन को। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना होगा, डेल्टा इज इक्वल टू, k बाहर हो गया, बचा क्या, यहाँ m1 है m2 है m3, तो इनको दे दिया m1 m2 m3। ठीक है, अब m1 के साथ कितना है b2 c3, तो यहाँ कितना आएगा b2 c3 और b3 c2। ठीक, m2 के साथ कितना आएगा, यहाँ आएगा a2 a3, तो इधर आ गया आपका a2 a3 c2 c3 था ही। अब m3 के साथ कितना होना चाहिए था, a2 b2 और a3 b3, तो a3 b3, तो यह आपका k क्या आ गया, पूरे डिटरमिनेंट से क्या आ गया, बाहर आ गया। तो ये एक प्रॉपर्टी थी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर किसी डिटरमिनेंट में बोला जा रहा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में अगर आपके पास कोई एक टर्म है, जैसे कोई एक रो है, रो में क्या है, जैसे रो समझते हैं, यहाँ पे आपका रो है
फर्स्ट रो है A1 P1 B1 C1 A2 P2 B2 C2 A3 P3 B3 C3। तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट रो है ना, इसमें अगर एलिमेंट को देखा जाए तो एलिमेंट कुछ कैसा है, सॉरी फर्स्ट कॉलम में हमारे पास देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट का सम है। अगर दो एलिमेंट का सम हुआ तो हम क्या करेंगे, इनको स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से A1 A2 A3 को दे लेंगे अलग, तो A1 A2 A3 आ गया। बाकी B1 C1 B2 C2 B3 C3 B1 C1 B2 C2 B3 C3। अब ये दे दिया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे कितना बीच में प्लस है सबके साथ, तो बीच में हमने क्या करेगा, प्लस देंगे। प्लस के देने के बाद आपका कितना आएगा, P1 P2 P3 P1 P2 P3। उसके बाद B1 C1 B2 C2 B3 C3 B1 C1 B2 C2 B3 C3। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो टर्म दो है जिनका सम है उनको अलग अलग स्प्लिट कर देना है, बाकी के टर्म एज इट इज लिख देना है। तो A1 P1 के लिए A1 यहाँ आ गया, P1 यहाँ आ गया, A2 यहाँ आया, P2 यहाँ आया, A3 यहाँ, P3 यहाँ। बीच में यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, बाकी के टर्म B1 C1 B2 C2 B3 C3 एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, अब ये आपका था प्रॉपर्टी। अब इसके प्रूफ को समझते हैं। हमें प्रूफ करना क्या है कि यहाँ A1 P1 दिया हुआ है, A2 P2 दिया हुआ है, A3 P3 दिया, हमने स्प्लिट कर दिया। अब ये होता कैसे उसको समझते हैं। ध्यान से देखा जाए तो ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको अगर समझा जाए तो A1 P1 के साथ एलोंग कर, इसी एलोंग मूव करते हैं। अगर इसके एलोंग मूव किया जाए तो सबसे पहले आएगा A1 P1। अब ये फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है तो क्या होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2 क्या इवन, तो यहाँ किससे शुरू होगा, पॉजिटिव से। तो एक पॉजिटिव शुरू में, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो A1 P1 के साथ मेरे पास क्या मल्टीप्लाई होगा, B2 C3, इधर आ गया आपका B2 C2 B3 C3, ये आ गया। उसके बाद माइनस टाइम्स में क्या आएगा मेरे पास, A2 P2 प्लस P2। इसके साथ मेरे पास क्या आएगा, A2 P2 के साथ ये गायब, बचा कितना, B1 C1 उसके बाद B3 C3। ठीक है, इसके बाद प्लस करने के बाद कितना आएगा मेरे पास, दो के बाद हो गया, तीसरा कितना है ये, तो इस साइड का लोग करेंगे A3 P3 पहले लिखेंगे यहाँ पे A3 प्लस P3। अब अगर A3 P3 लिख दिया तो होगा क्या, यहाँ पे बचा कितना, B1 C2, यहाँ पे आएगा B1 C1 और B2 C2। ये हमने इतना लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करें, इनको अलग अलग कर रहे हैं, एक्सपेंड करें। जैसे A1 के साथ इसको रख लिया, तो A1 के साथ मेरे पास कितना आया, B2 C2 B3 C3। ठीक, उसके बाद यहाँ कितना आएगा, माइनस का A2, तो माइनस का A2 उसके साथ कितना आया, B1 C1 B3 C3। उसके बाद इधर कितना है, प्लस का A3, इधर आएगा B1 C1 B2 C2, इतना आ गया। अब P1 को अलग रखते हैं, तो यहाँ कितना आएगा आपका, प्लस का P1 को अलग रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका, P1 के साथ आएगा B2 C3, ये एज इट इज, यहाँ पे आपका एज इट इज ये आ गया। माइनस का P2 रखेंगे, ये आपका पोर्शन एज इट इज ऊपर वाला नीचे आ गया। इसी तरह यहाँ आपका P3 रखेंगे, ये पोर्शन एज इट इज इधर आ गया। ठीक है, ठीक। अब इतना आने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इनको लिख रहे हैं। अगर इनको लिखा जाए तो ये आपका कितना आएगा, A1 यहाँ है, A2 यहाँ है, A3 यहाँ है, तो हमने इनको A1 A2 A3 लिख लिया। अब A1 A2 A3 लिख लिया, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है तो हमने एज इट इज लिख दिया। B2 C3, तो यहाँ कितना आएगा, B2 C3 और B3 C2 ये आ गया। उसके बाद यहाँ कितना आएगा, B1 C1 A2 के लिए ये गायब है, तो ये आपका ये पोर्शन गायब है, तो बचा है कितना यहाँ पे, B1 C1 उसके बाद C3 B3, सॉरी दिस इज A1 के साथ कितना था मेरे पास, B2 C2 और उसके बाद B3 C3, तो ये आपका कितना था, B3 C3, ये आ गया आपका B3 C3। ठीक है, A2 के साथ मेरे पास कितना है, B1 C1 B3 C3, ये आ गया। अब A3 की बात करते हैं, A3 के लिए कितना आएगा, B1 C1 उसके बाद B2 C2, ये आ गया। तो एज इट इज इसके लिए भी आएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, प्लस A1 A2 A3 के प्लस पे P1 P2 P3, तो ये आएगा P1 P2 P3। ठीक, बाकी जो टर्म्स एज इट इज यहाँ था यहाँ भी है तो लिख लेंगे, इधर आएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहाँ जितने प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हैं
पढ़ना क्यों है? क्योंकि हम जब डिटर्मिनेंट को सोल्व करने जाएंगे तो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प लेके उनको सोल्व करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा था इसका प्रूफ। अब नेक्स्ट आपका जो लास्ट प्रॉपर्टीज है, लास्ट प्रॉपर्टीज में क्या है उसको मैं समझते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज में जैसे मान लीजिए कि आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इस डिटर्मिनेंट में मैं फर्स्ट रो को ले रहा हूँ। फर्स्ट रो को अगर मैंने ले लिया, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट रो में मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड रो में कुछ मल्टीप्लीकेशन करके इनके साथ ऐड कर रहा हूँ। तो इसको ऐड करने से क्या होगा, हमारे डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतनी आएगी। तो बोला जाए कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम। हमने रो की बात करी, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, किसी भी रो के अलोंग अगर डिटर्मिनेंट लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी भी कॉलम के अलोंग भी डिटर्मिनेंट लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद मान लीजिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी रो के एलिमेंट के साथ अगर ऐड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर और एन एक्सप्रेशन एंड इज देन, उसके बाद इज देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो, किसी अदर रो के साथ अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दिए तो हमारे पास डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझते हैं कैसे? ऐसे मान लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं कि हमने चेंज कर दिया क्या, R1 को हमने चेंज किया क्या, R1 को चेंज कर दिया हमने R3 के साथ कुछ चेंज कर दिया। जैसे R1 में हमने ऐड कर दिया, हमने बोला कि किसी रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करके किसी के साथ ऐड करना है, तो R1 के साथ हमने क्या किया, R1 एज इट इज, उसके बाद m टाइम्स R3। तो होगा क्या, हमारे पास जो डेल्टा डैश आया वो आया कैसा, यहाँ आ गया आपका A1 B1 C1, ये पहले था। अब हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है किससे, R3 के एलिमेंट के साथ m मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ कितना है A3 में क्या मल्टीप्लाई होगा m, तो A3 में जैसे ही m मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका बन गया m टाइम्स A3 का एडिशन, यहाँ पे इतना बन गया। अब इतना बनने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, B1 में कितना ऐड होगा, m टाइम्स B3, तो B1 प्लस m टाइम्स B3, ठीक है। उसके बाद C1 प्लस m टाइम्स C3, C1 प्लस m टाइम्स C3, ये आ गया। यहाँ A2 B2 C2, A2 B2 C2, उसके बाद A3 B3 C3, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ रो 1 में किया था, फर्स्ट रो में किया था, तो बाकी रो आपका एज इट इज रहेगा। अब हमें प्रूव करना है कि इसकी डिटर्मिनेंट उतनी ही होगी जितनी इसकी वैल्यू है। अब समझते हैं, अब हमारे पास अगर देखा जाए तो इस रो में है क्या, दो टर्म्स का एडिशन है, तो दो टर्म्स का एडिशन है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट चेंज कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग डिटर्मिनेंट चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा डैश हो क्या जाएगा, ध्यान देते हैं, यहाँ A1 है, यहाँ B1 है, यहाँ C1 है, तो रख लिया A1 B1 C1, ठीक, A1 B1 C1 रख लिया। उसके बाद हमारे पास कितना आया, A2 A3 B2 B3 C2 C3 प्लस इधर आपका कितना आएगा M A3, तो इधर आ गया आपका M A3, उसके बाद M B3, इधर आ गया आपका M B3 M C3। अब इतना आ गया, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं। डेल्टा डैश कितना आ जाएगा, पहले A1 के साथ था तो इधर आ गया आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस अब कितना आएगा M A3, तो इधर दे दिया M A3 M B3 M C3, ये आ गया। हमने दो बार बताया, अगर दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया तो बाकी के टर्म्स एज इट इज रहेंगे, तो A2 A3 B2 B3 C2 C3, ठीक है। अब हमें पता है कि इतना करने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, स्प्लिट कर दिया हमने। अब डेल्टा डैश को देखा जाए अगर यहाँ से, तो ये आपका कितना है, ये एज इट इज यही तो है, A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3, तो यहाँ हो गया डेल्टा, ठीक। अगर यहाँ हमने इसको डेल्टा दिखाया तो बाकी वाले टर्म्स होना चाहिए जीरो। देखते हैं, अब यहाँ m क्या है, सब में मल्टीप्लाइड है, तो m को हमने बाहर कर लिया, m को बाहर किया तो बचा कितना है A3 B3 C3
A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो में भी A3 B3 C3 है और लास्ट रो में भी है क्या है, A3 B3 C3। तो दो रो क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो जैसे ही दो रो आइडेंटिकल हुए तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ का डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा प्लस m टाइम्स 0। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा डैश कितना हो गया, डेल्टा। तो वही है थ्योरम्स में, बस यही ध्यान देना है कि किसी भी रो के एलिमेंट को दूसरे के रो के एलिमेंट को कुछ मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। अगर और भी चीज़ें इसमें ध्यान दिया जाए ना, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा भी चेंज नहीं होगा अगर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे कर रहे हैं। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज किया, रो 1 को चेंज कर दिया कुछ 5 टाइम्स रो 2 प्लस 6 टाइम्स रो 3। रो 1 को चेंज किया रो 1 प्लस रो 1 को चेंज किया हमने कितना, रो 1 प्लस 5 टाइम्स रो 2 6 टाइम्स रो 3। इतना कर लें या 15 टाइम्स 16 टाइम्स कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जनरल अगर m टाइम्स रो 2 प्लस n टाइम्स रो 3 करेंगे तो भी हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका था 6 प्रॉपर्टी। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी जो डिटरमिनेंट्स है, नेक्स्ट लेक्चर्स में जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के इन सारे प्रॉपर्टीज की हेल्प से डिटरमिनेंट को सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।